IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी करने वाले, ब्लैक मनी का खात्मा करने वाले, मुल्क की लूटी दौलत वापस लाने वाले, करोड़ों बेरोजगारों की रोजी रोटी का बंदोबस्त करने वाले और लाखों बेआसरा और मुफलिस लोगों को घर की छत देने वाले सारे वादे और मंशूर शायद कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। कशकोल और गदागरी की मुखालिफत के नारे के बाद अमली तौर पर मुल्की मईशत को कंधा देने के लिए IMF की दहलीज पर बैठे हुए हैं और 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, मगर मुज़ाकरात में अभी सिर्फ अच्छी खबर की उम्मीद है। अब IMF की $1 अरब कर्ज की जो किस्त है ये कब मिलेगी और इस बार कौन सी शराइत आयद की जाएंगी, इससे मुतालिक जो है मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। मगर एक बात तो तय है कि गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए एक मरतबा फिर से महंगाई का तूफान आने का इम्कान है। उधर IMF से कर्जे की किस्त रिलीज़ होगी और दूसरी तरफ बिजली, गैस, पेट्रोल समेत अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी आसमान की बुलंदियों पर पहुँच जाएंगी। IMF तो कर्जे की किस्त देने के लिए भी रजामंद नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त देरीना दोस्त सऊदी अरब ने $4.2 अरब का पैकेज पाकिस्तान के लिए दे दिया है, जिस पर 3.2% सूद देना होगा। इस इमदादी पैकेज के हवाले से वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। $1.2 बिलियन जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए। हमारा ख्याल था वो 150 होगा, लेकिन उन्होंने इसको कॉम्पनसेट इस तरह किया है कि उन्होंने $3 अरब जो है वो डिपॉजिट रख ली। तो अगर आप टोटल पैकेज साल का देखें तो वो $4.2 बिलियन है। इसका कोई एब्सोल्युटली IMF का प्रोग्राम से इसका कोई ताल्लुक। मुल्क में ज़र मुबादला के मुनासिब ज़खायर मौजूद होने के बावजूद डॉलर महंगे से महंगा होता जा रहा है, जिससे दरामदी अशिया महंगी हो रही हैं। अब सऊदी पैकेज और IMF के $1 अरब के बाद क्या कोई तब्दीली आएगी, इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए जो $3 अरब जमा कराने का जो वादा किया गया है, इससे कितना संभाला मिलेगा सर हमारी मैशियत को? रुपया किस कदर मुस्तहकम होगा? देखिए, 2 खबरें आई हैं उस एक खबर के अंदर जो छुपी हुई हैं। एक का आपने जिक्र किया कि $3 अरब का एक कर्जा दिया जा रहा है जो हमारे स्टेट बैंक में जमा हो गया। हाँ। या हो जाएगा। और आप सोचिए वो तोहफा नहीं है, वो कर्ज है। उसके ऊपर तकरीबन $90 मिलियन का हम सालाना जो है वो सूद दे। अमलन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो पैगाम जरूर जाता है मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी कि हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो $3 बिलियन से बढ़ जाएंगे। मतलब कि वो $3 अरब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ पड़ा रहेगा कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो स्टेबल रहे, मुस्तहकम रहे, रुपया हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रुपया आज आपने देखा कोई तकरीबन $2.5 जो है वो डॉलर में चढ़ गया। हाँ। लेकिन इसका एक टेम्पररी इफेक्ट मैं देखता हूँ। ये लॉन्ग टर्म में $3 बिलियन आपके पास पड़ा रहेगा। इसका आम पाकिस्तानी जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है उनके ऊपर कोई ख़ास रिलीफ या कोई ख़ास किस्म का फ़ायदा उनको होने वाला नहीं है। जिसमें अमलन कुछ फ़ायदा हो सकता है वो है जो तेल की मद में डिफर्ड पेमेंट है, यानी कि मौखर पेमेंट है। मुफ्त में तेल नहीं मिल रहा, वो हमें तकरीबन $100 मिलियन महीने का इजाज़त देंगे कि हम सऊदी अरेबिया से तेल खरीद सकें, जिसकी हम पेमेंट जो है वो साल भर के बाद करेंगे। जिसका मतलब यह है कि तकरीबन आजकल की कीमतों के हवाले से कोई 40,000 बैरल तेल रोज़ाना का, तो हम कोई 6 लाख बैरल इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से आप समझिए 6 या 7% जो है वो हमें सऊदी अरेबिया सप्लाई कर देगा। जिस 175 से डॉलर 172 पे आया है, तो जाहिर है इससे जो हमारे एकदम कर्जे बढ़ते हैं वो कर्जे भी आप समझते हैं कम हो गए हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इनका कर्जों के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा लॉन्ग टर्म की बुनियाद पे। देखिए, असल मसला हमारा जो है वो ये है कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ। 6-7 अरब की पिछले साल पिछले महीने में इंपोर्ट कर दी, और एक्सपोर्ट जो है वो हमारी अभी भी 2013 के लेवल पे फंसी हुई। तो हम कोई 2.25 बिलियन से महीने की एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे। ये समझिए कि मरीज है, माशी मरीज है, अस्पताल में दाखिल है, और अब उसको हम एक एस्पिरिन दे रहे हैं जो सऊदी अरेबिया की तरफ से आप समझिए $3 अरब का स्टेट बैंक और कोई $1.2 अरब का तेल। इसका कोई लॉन्ग टर्म अच्छा कोई रिलीफ इफेक्ट जो है वो पाकिस्तानियों पे आने वाला नहीं है। तो रिलीफ क्या IMF की जो किस्त मिलेगी उससे रिलीफ मिलेगा,
और आप क्या समझते हैं कि जो अभी कुछ क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कुछ अभी मान नहीं रहा, शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है? आपको पता है जब भी IMF की किस्त रिलीज़ होती है, पैसे मिलते हैं, महंगाई का एक नया तूफान आता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगले चंद हफ्तों में हुकूमत बहुत ही मुश्किल फैसला साजी उसको करनी पड़ेगी, बिकॉज हुकूमत कोशिश कर रही थी कि अवाम को रिलीफ दिया जाए शायद इलेक्शन की तैयारी में, लेकिन जब अगर IMF के पैकेज में हम जाते हैं तो फिर IMF से हमने मार्च की 24 तारीख को, जब हमारे वजीर खजाना साहब हफीज शेख साहब थे, हम वादा कर चुके हैं कि तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया जाएगा। तकरीबन 6 रुपए हम वादा कर चुके हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, और कोई 500 रुपए के नए टैक्सेस। ये सब वादे हमने मार्च की 24 तारीख को कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर हमारे नए वजीर खजाना साहब आ गए, शौकत तरीन साहब, और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है और मैं छड़ी घुमाऊंगा, मुझे बिजली भी महंगी नहीं करनी पड़ेगी, पेट्रोल डीजल भी महंगा नहीं करना पड़ेगा, और मैं IMF की सारी शराइत भी पूरी कर दूंगा। तो 6 महीने वो जादू की छड़ी चलाते रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन अब नतीजा निकलेगा क्या, यही तो मैं पूछ रही हूँ। अब जब किस्त मिलेगी तो वो शराइत मानकर मिलेगी हमें, जो मानने के लिए तैयार नहीं थे कल तक शौकत तरीन साहब? देखिए, मैंने जैसे कहा कि बहुत ही मुश्किल फैसला साजी इज लाइंग अहेड ऑफ अस। प्रॉब्लम ये है कि हमारा तकरीबन $30 बिलियन की जरूरत है अगले 12 महीनों की। वो हमें चाहिए होगा अगर हम अपनी मईशत जो है उसको फ्लोट रखना चाहते हैं। अब कोई और ऐसा इदारा नहीं है जो हमें $30 बिलियन तक की सपोर्ट दे सकता हो। जब तक हम पैकेज का हिस्सा नहीं बनते, हमें एक वो गुड हेल्थ का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो वर्ल्ड बैंक भी पैसे नहीं देता, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे नहीं देता, हम आलमी मंडियों में जाके अपने बॉन्ड्स भी नहीं बेच सकते। तो IMF का पैकेज में जाना बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। और अगर जाएंगे तो फिर जैसे आपने कहा कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो हम जैसों को, आप जैसों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब बात यह है नाजरीन कि हुकूमत और कलदम तहरीक लब्बैक के दरमियान पुरअमन मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं हो सके। मजहबी जमात के कारकुनान सड़कों पर हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतहरिक किया जा चुका है, रेंजर्स को बुलाया जा चुका है। ऐसे में मारा मारी और तोड़ फोड़ के अलावा मज़ीद लाशें गिरने के जो खदशात हैं, मज़ीद हालात बिगड़ने के जो खदशात हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत इसे क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत इस मामले को बग़ैर किसी जानी नुकसान के क्यों नहीं सुलझाना चाह रही है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मुज़ाकरात के सारे दरवाजे हुकूमत ने बंद कर दिए? आज जो शेख रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी साहब ने भी की, उनकी बातों से ये तासुर मिला कि अब किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी बात हरगिज़ नहीं होती कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो। अगर कानून के दायरे में रहते हुए अगर कोई बातचीत हो सकती है, कोई ऐसे मुतालबे जो कि कानून के दायरे में हो, तो उसके लिए बिल्कुल बात की जा सकती है और बात होती है। लेकिन बात यह है कि इस किस्म की सिचुएशंस, खास तौर पे उस दौर में, मैं अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी सुन रहा था जो क्लिप आपने दिखाई, ये तो खैर जिसे कहते हैं सियासी बेरोजगार लोग हैं जो कि मौका ढूंढ रहे हैं कि किसी और की शादी में इनको भी कुछ नाश्ता का मौका मिल जाए। बात यह है कि इस वक्त बजाय इसके कि आप जल्दी पे तेल का काम करें, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें एक ऐसी अपोजिशन मिली है, एक ऐसे अपोजिशन जो कि सिर्फ चाहती है कि मुल्क में इंतशार हो। मुल्क में अगर उनकी हुकूमत नहीं है तो फिर मुल्क को जो कुछ भी होता है उनको उसकी परवाह नहीं है। बजाय इसके, और खास तौर पर दुख इसलिए होता है कि ये अपने आप को दीनी जमातें कहती हैं।